मैं घर से थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक हल्के हल्के बादल घंघूर घटा में तब्दील हो गए और फिर यकायक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। और मैं न इतनी तेजी से बरसने लगा कि मुझे सामने से सिवाय मूसलाधार बारिश के कुछ भी दिखाई न देने लगा। ये देखकर मैंने अपनी बाइक की स्पीड मजीद ऐस्ता की और सोचने लगा कि अब क्या करूं। फिर मैंने इधर उधर देखकर गौर किया तो मुझे याद आया कि यहाँ पास ही हमारे एक निहायत ही मरमे अजीजों का घर है, और जिन अजीज की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम सफदर था और उनके दो बच्चे थे। एक लड़का नौमान जो कि मैट्रिक का स्टूडेंट था, और दूसरी उनकी बेटी जिसका नाम रेहाना था, और वो एमए हिस्ट्री करके फारिग थी और घेर के कामों में अपनी मामा का हाथ बटाती थी। बड़ी खूबसूरत दिलकश लड़की थी वो। और इसकी खास बात ये, जवाब में मिस्टर सफदर ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखते ही उनके चेहरे पर एक मेहरबान मुस्कुराहट उभरी और वो बड़ी शफकत से कहने लगी, अरे आज पर चांद किधर से निकल आया। फिर जैसे ही उनकी नज़र मेरे भीगे बदन पर पड़ी तो वो एकदम चौंक गई और बोली, ओह बेटा, तुम तो बुरी तरह से भीग गए हो, जल्दी से अंदर आओ। जाओ। और खुद एक तरफ हो गई। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ तो उन्होंने फौरन ही अपनी बेटी रेहाना को आवाज़ दी, रेहाना इधर आओ। और फिर उन्होंने वहीं से दोबारा आवाज़ लगाई और कहने लगी, बेटा जल्दी से भाई को कपड़े ले आओ। और फिर मुझसे बोली, ऐसा करो कि पहले तुम कपड़े तब्दील कर लो, इतने में मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। इसी दौरान रेहाना भी कमरे में दाखिल हो गई और मुझे देखकर बोली, ओहो भाई, आप तो बुरी तरह से भीग चुके हैं। फिर बोली, अब ऐसा करो कि बाथरूम में भाई का नाइट पजामा टंगा है, वो पहन ले और ये कपड़े आप मुझे दें कि मैं उनको इस्त्री करके सिखा देती हूँ। रेहाना की बात सुनकर मैं जल्दी से वॉशरूम में घुस गया और उसके भाई का नाइट पजामा शर्ट पहना और अपने गीले कपड़े लेकर बाहर आ गया। रेहाना कमरे के बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया और उसकी नजरें मुझ पर पड़ी, पहले तो वो ठिठक गई और फिर वो बड़े जोर से हंसने लगी। फिर अचानक पता नहीं उसे क्या याद आया कि एकदम से उसका चेहरा लाल हो गया। मैं हैरानी से उसे तिक्के जा रहा था। हो गया है कि पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया। पता अभी मैं इसी शशो पिंच में था कि उसने अपना मुंह दूसरी तरफ किया और अपने हाथ से मेरे नीचे की तरफ इशारा किया। और अब जो मैंने उसकी डायरेक्शन में अपने नीचे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि मेरा पहना हुआ पजामा नीचे से सारा फटा हुआ था। ये देखकर मैं फौरन ही वॉशरूम में घुस गया और रेहाना को कहा कि मेहरबानी करके मुझे नौमान का कोई दूसरा पजामा ला दो। उसने मेरी बात सुनी और बोली, ओके, अब अंदर ही रहना, मैं ले करती हूँ। और फिर कुछ देर बाद उसने वॉशरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोलकर सर बाहर निकाला और उसने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और बिना कुछ कहे नामानी का एक और पजामा मुझे था कर चलने लगी। तो पीछे से मैंने आवाज़ देकर शरारत भरे लहजे में पूछा कि ये तो ठीक है ना। मेरी बात सुनकर उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, जी ये ठीक है। और फिर बाहर भाग गई। मैंने जल्दी से पजामा तब्दील किया और बाहर अगर देखा तो मेज सफ्तर खड़ी थी। मुझे देखते ही कहने लगी, बेटा चाय तैयार है, तुम चाय पी लो। इतने मेरे रेहाना तुम्हारे कपड़ों को सिखा कर ले आती है। मैं कुर्सी पर बैठ गया और चाय पीने लगा और उसके साथ साथ मिसेस संदर के साथ हल्की फुल्की गपशप भी लगाता रहा। उसी दौरान रेहाना भी मेरे कपड़ों को सिखा कर ले आई थी और मेरे सामने कपड़े रखकर वो भी बैठ गई और हमारी गपशप में शामिल हो गई। बातों बातों में अचानक मिसेस सफ्तर ने अपने सर पर हाथ मारा और बोली, ए लो, मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने हांडी चोले पर रखी हुई है। और फिर उठते हुए बोली, मैं चलूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हांडी जल गई हो। और फिर वो तकरीबन भागती हुई किचन की तरफ चली गई। जैसे ही आंटी किचन में गई तो रिहाना ने अपनी गोद में पड़े हुए राय कपड़े उठाए और मेरी मेर तरफ बढ़ाते हुए बोली, भाई कपड़े पहन ले। उसने मेरी बात सुनी लेकिन उसका जवाब गोल कर गई, हाँ अलबत्ता। मेरे हाथ में कपड़े पकड़ाते हुए उसने अपने लंबे लंबे नाखून बड़ी जोर से मुझे चबू दिए। पड़े तब्दील करके मैं बाहर आया और आंटी का शुक्रिया अदा किया। इतनी देर में बारिश भी थम चुकी थी। चुनाचे मैं अफसा गया। अफ्स पहुंचकर भी मुझे रिहाना की मुस्कुराहट और खासकर उसका नाखून चबूना काफी तंग करता रहा। आशिक तो मैं उस पर पहले से ही था, लेकिन उसकी इस हरकत के बाद मैंने इस पर हजार जान से फिदा होने का फैसला कर लिया
और फिर ये फैसला करने के बाद मैं अफ्स के कामों में मसरूफ हो गया। चाय के वक्फे के दौरान जब मुझे एक दोस्त को फ़ोन करने की हाजत पेश आई तो मैंने जेब में हाथ मारा तो मोबाइल काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी जब ना मिला तो मुझे याद आया कि कहीं वो रेहाना के घर ही ना रह गया हो। ये सोच आते ही मैंने लाइन नंबर से रेहाना के घर फ़ोन किया तो इत्तेफाक से फ़ोन रेहाना ने ही उठाया और मेरे पूछने से पहले ही वो कहने लगी, जनाब आपका मोबाइल तो बहुत बचता है। फिर रिसीवर पर उसकी जलतरंग सी हंसी गूंजी और वो कहने लगी, पता नहीं किस किस को नंबर दे रखा है। सैर में हो गई और अपनी टोन तब्दील करते दे रखा है। फिर वो एकदम हुए कहने लगी, जनाब आपका मोबाइल महफूज हाथों में है, जब जी चाहे चक्कर ले जाना। इसके बाद सुनकर मुझे शरारत सूझी और मैंने इससे कहा रेहाना जी मुझे मालूम है कि मेरा मोबाइल महफूज हाथों में है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि, और इतना कहकर चुप हो गया। तो मैंने रिसीवर पर उसकी आवाज़ सुनी, वो कह रही थी, जी बोलिए क्या गुजारिश करनी है। तो मैंने कहा, वो जी गुजारिश ये करनी थी कि मोबाइल का पासवर्ड बता रहा हूँ। मैंने उसे पासवर्ड बता दिया और फ़ोन बंद कर दिया। उसके फ़ोन बंद करने के थोड़ी देर बाद मैंने उसको दोबारा फ़ोन मिलाया और उसको अपने दोस्त का नाम बताकर कहा कि मेहरबानी करके मुझे उस दोस्त का नंबर लिखवा दे। मेरी बात सुनकर उसने मुझे 1 मिनट होल्ड करने को कहा और कुछ देर बाद उसने मुझे नंबर लिखवाते हुए बड़ी ज़ोमानी अल्फाज में कहा, वैसे जनाब ये दोस्त मेल है या फीमेल? तो मैंने उससे कहा कि मुझ पर यकीन कर बे, ये नंबर मेल का ही है, क्योंकि अगर ये कमेल होती तो फीमेल होती तो मुझे उसका नंबर ज़बानी याद होता। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, अब की बात में दम है। और फिर उसके बाद वो मेरे साथ काफ़ी फ्रैंक हो गई और हमने आधे घंटे तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर काफ़ी सारी बातें की। शाम को जब मैं घर अपना मोबाइल लेने गया तो मुझे इंटी मिली। वो किसी फंक्शन में जाने की तैयारी कर रही थी और बड़ी जल्दी में लग रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी, सॉरी बेटा, हम लोग एक शादी में जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको चाय पानी का घर नहीं पूछ सकती। हाँ, आपका मोबाइल रेहाना के पास पड़ा है, जा कर इससे ले लो। और खुद जल्दी से वॉशरूम में धंस गई। आंटी की बात सुनकर मैं रेहाना के कमरे की तरफ गया तो उसे बंद पाया। मैंने दस्तक देने से पहले वैसे ही हैंडल घुमाकर देखा तो खुला हुआ था। उनके घर आने के साथ मेरी बेतकल्लुफ़ी तो पहले से ही थी, लेकिन आज दोपहर की बातचीत के बाद खुसूसन रेहाना के तकाफ साथ मेरी बेतकल्लुफ़ी बढ़ गई थी। इसलिए मैंने दरवाज़ा खोला, मौला और बेबाहर तड़क अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होकर देखा तो कमरे में रेहाना मौजूद ना, लेकिन उसकी ड्रेसिंग पर मुझे अपना थी मोबाइल पड़ा नजर आ गया। चुनाचे मैं उसकी ड्रेसिंग की तरफ बढ़ा और अभी मैं वहां से अपना मोबाइल फ़ोन उठा ही रहा था कि अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और मैंने जो दरवाजे की तरफ देखा तो रेहाना बड़ी तेज़ी के साथ वॉशरूम से बाहर निकल रही थी। उसके एक हाथ में कमीज़ जबकि दूसरे में एक मैली सी बनियान पकड़े वो तेज़ी के साथ अपनी अलमारी की तरफ बढ़ रही थी। तुम यहाँ कैसे? हैरत और गुस्से से उसका चेहरा लाल टमाटर हो रहा था और उस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई थी कि मैं खुद भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। चुनाचे सूरत हाल का इदराक करते हुए बाहर जाने लगा और चंद कदमों के बाद ही मुझे अपना मोबाइल याद आ गया और मैं जाते जाते रुक गया और रेहाना की तरफ देखकर बोला, मैं अपना मोबाइल ले लूं। मेरी बात सुनकर वो अगबगोला हो गई और गुस्से से बोली, दफा हो जाओ जलील कमीने। मैं उसका मूड देखकर चुप हो गया और खामोशी से बाहर निकल गया। चूंकि वो लोग उस वक्त शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, इसलिए मेरा वहां रुकना बेकार था। चुनाचा मैं घर आ गया। आंटी को फ़ोन करने के लिए अपनी एक दोस्त आंटी को फ़ोन करता हूँ और फिर फ़ोन से याद आया कि मेरा मोबाइल तो सफदर अंकल के घर पड़ा है। फिर याद आया कि वो तो शादी पर गए होंगे, अब क्या करूं? फिर एक ख्याल जहन में आया कि हो सकता है सफदर अंकल शादी पर ना गए हों, कि अमूमन ऐसी दावतों पर जाने से वो परहेज ही करते थे। ये सोचकर मैंने उनके घर फ़ोन किया। या हैरत, क्योंकि दूसरी तरफ से फ़ोन रेहाना ने उठाया था। इसकी आवाज़ सुनकर मैं हैरान रह गया। रेहाना के हेलो के जवाब में मैंने उससे कहा कि तुम शादी पर नहीं गई। मेरा सवाल सुनकर पहले तो काफ़ी देर वो चुप रही। मेरे ख्याल में वो इस तज़ब्ज़ुब में थी
کہ جواب دے یا نہ دے، کیونکہ کچھ دیر پہلے والے واقعے کے بعد وہ مجھ سے بات کرے یا نہ کرے، لیکن جب کافی دیر تک میں اس سے نارمل انداز میں ہیلو ہیلو کرتا رہا اور اس سے پوچھتا رہا کہ کیا ہوا، ریحانہ سو تو نہیں گئی ہو، تو تب اس نے ایک گہرا سانس لیا اور میرا 10 دفعہ کا پوچھا گیا سوال سن کر کہنے لگی، جانا تھا پر نہیں گئی، اور امی کے ساتھ میری جگہ نعمان چلا گیا، تو میں نے ویسے ہی پوچھ لیا کہ تمہارے نہ جانے کی کیا وجہ ہے۔ کہنے لگی، بس ایک تو کوئی خاص موڈ بھی نہ تھا، دوسرا پاپا کو وقت پر دوائی دینا میری ڈیوٹی میں شامل ہے، اور شادی کا فنکشن تو تم کو معلوم ہی ہے،